सबको सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है, आपको इसका आंसर करना है जल्दी से। नमो ए। चलिए यहां पर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये वाला आंसर तो है ही नहीं, ये दो तो सोचना मतलब बहुत ही गलत बात है। कंफ्यूजन हमारा इन दोनों के बीच है, अंतरासस्यन या इंटरक्रॉप। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो मुख्य मौसमी फसलों, दो फसलों की बात आ रही है। दो फसल की बात आ रही है मतलब एक खरीफ की है एक रबी की है। इंटरक्रॉप में एक ही फसल की दो कतार रहती है कि दो फसल रहती है? दो फसल रहती है राजेंद्र यादव। राहुल दो फसल रहती है। हाँ, कैसी गधे जैसी बातें करते हो। इंटरक्रॉप मतलब होता है एक फसल की दो कतारों के मध्य एक फसल की दो कतारों के मध्य जो स्थान होता है, उस स्थान का इस्तेमाल करने के लिए जो फसल लगाते हैं उसको इंटरक्रॉप कहते हैं। एक फसल की दो कतारों के बीच में स्थान का उपयोग करने के लिए जो फसल लगाते हैं उसको इंटरक्रॉप कहते हैं। जबकि दो अलग अलग फसल, एक खरीफ की एक रबी की है, इनके बीच ये जो है समय, इसका इस्तेमाल करने के लिए जो फसल लगाते हैं उसको कहा जाता है अंतर्वर्ती फसल या केज क्रॉप। इसका आंसर है केज क्रॉप। समझ गए? हाँ, हमने पढ़ा था कि भाई हमारी फर्स्ट क्रॉप जो है फेल हो गई है, तो उसके लिए हम बीच में जो अचानक फसल लेके आते, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने कि हमने सोयाबीन लगाया था, वो खराब हो गया तो हमने बीच में मूंग लगाया था। हाँ, आलू मूंग आफ्टर पेडी। क्या रविंद्र क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। यहां पर स्थान का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही फसल की दो कतार के बीच, और यहां टाइम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं दो फसलों के बीच। क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद आंसर किया करो। ओके, चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करो। लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को हम 500 mm, 500 मिलीमीटर भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब सेकंड वाले का आंसर करो। डी रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर है मोर देन 750। ड्राई लैंड, जब ड्राई फार्मिंग पढ़ाया था, जब तीन बातें बताई थी, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, तो यहां ड्राई लैंड पूछा है और ड्राई लैंड का आंसर है मोर देन 750 mm। समझे? आंसर आएगा ए। जो लोग यहां लगे हुए हैं, ये रॉन्ग आंसर है। दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, अलग अलग चीजें पूछी है, उसके हिसाब से आंसर करना है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, हार्वेस्ट इंडेक्स यहां पर पूछा है हमारे से, एच आई। एच आई, इसका एच आई निकाल के बताओ जरा जल्दी से, मुझे निकल जाए अगर आपसे तो। मुकेश इतनी जल्दी आ गया आंसर, उत्तर याद कर लिए क्या? नाइट में ही पढ़ा? हल करना, आंसर कौन सा आ रहा है? रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है।
ऑप्शन में नहीं आ रहा जयेश? हाँ, उमेश, पंकज, लक्ष्मीकांत 39 है। फॉर्मूला भी याद नहीं होगा आपको तो। इसका फार्मूला मैंने बताया था, दाना बटे दाना प्लस भूसा गुना 100। दाना कितना है? 35 बटे दाना प्लस भूसा 35 धन 46.38 गुना 100। 35 बटे 81.38 गुना 100। सॉल्व करोगे। मैथ्स क्यों नहीं आता तुम्हारे को मालूम है? मैथ्स का लेक्चर टफ लगता है ना, इसीलिए लगता, क्योंकि हमको ना तो गुना करते आता है ना भाग करते आता है। ये इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? सुरभि वर्मा, अब इसमें कैलकुलेटर लगेगा आपको। टिंकू सी कहां से आ रहा है यार? सी कहां से आ रहा है? सी कैसे आ रहा है? नीलिमा गुप्ता, सुनीता, कल्पना, टिंकू। 35 बटे 81.38 गुना 100 करेंगे तो 43 कैसे आ जाएगा? लक्ष्मीकांत 43 आ रहा है। हाँ, सत्यम त्यागी का सी आ रहा है। तो ये दो आंसर में हमारा जो कंफ्यूजन था, राउंड फिगर में निकाल रहे हैं कुछ लोग, ये इसका कौन सा आंसर हो गया? राइट आंसर हो गया। इस तरह से ये आएगा, आपको ध्यान रखना। यहां पर वो ऐसा भी लिख सकता है, इसको कह सकता है वो दाना जैसे लिखा, इसको वो क्या बोल सकता है? आर्थिक उपज। आर्थिक उपज बोले तो भी क्या आएगा? दाना। दूसरा, जैविक उपज अगर कहा है उस समय क्या करना है? तो जैविक उपज में हमारे को ये दाना प्लस भूसे को यहां पर रखना है, दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है टिंकू, है ना? एडजेक्ट निकाल लिया 43.008 मतलब 43, ये इसका आंसर है। हल करना मालूम होना चाहिए हमारे को, आंकड़ा कोई भी हो जाए। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये 5 सेकंड का है ये आंसर। यस, इकोनॉमिक अपन बायोलॉजिकल। इकोनॉमिक मतलब दाना, बायोलॉजिकल मतलब दाना प्लस भूसा। इतना क्या सोच रहे हैं यार? ए है इसका आंसर, है ना? वाष्पोत्सर्जन प्लस अंतःस्राव में जो जल की हानि हो रही है, ये दोनों आएगा, है ना? ये दोनों तो है ही, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन प्लस जो हानि हो रही है, ये जोड़ देंगे तो ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी बताओ ये। इसका आंसर करो। वेरी गुड। अवेलेबल वाटर, है ना? एक बटे 3 से 15 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो वाटर है वो आ गया। वेरी गुड। चलो जल्दी बता, ये बी आंसर कहां से आएगा यार? बी कैसे आएगा? जल निकास हम जल की अधिकता करने के लिए कर रहे हैं क्या?
जल की अधिकता करना है हमारे को, इसलिए जल निकास कर रहे हैं क्या? ये आंसर कैसे सोच सकते हो आप लोग? हम क्यों जल निकास करते हैं? ताकि पौधों का जो जड़ क्षेत्र है वहां मृदा में वायु और जल का उचित अनुपात हो। मतलब हमने पढ़ा था 1/2 जल 1/2 वायु, ये उचित दशा है, ये अनुपात ठीक करना है। तो बोले मूल क्षेत्र में जल की अधिकता है ना, इसलिए जल निकास कर रहे हैं। क्या बात करते हो यार आप लोग, कैसे सोच सकते हो? फिर बोलोगे साहब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, ये यहां चित्र में आप देख लो जरा, ये सीड है, ठीक है, ये सीड के ऊपर और मृदा के नीचे, यहां पर ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्राउन रूट। ये वाली मृदा के नीचे लेकिन सीड के ऊपर, ये इसका आंसर है, क्राउन रूट। जो 21 दिन पर हमने सियारी अवस्था कहा था ना, वो यही अवस्था है। चलो, मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा चल रही है तो स्प्रिंकलर बंद कर देंगे। कारण ये यहां पे आपको दिख रहा है ना, पानी हमको देना यहां है और हवा में उड़ के वहां जा रहा है, ये इसका रीजन है। समझे? चलिए, नंबर रॉन्ग है सी, सी गलत है। 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर, दक्षता भी नहीं आएगा। दक्षता तो कितना पानी दिया और कितना पौधे के पास गया। हम बोल रहे हैं कि एक स्रोत द्वारा पूरे साल में जो सिंचाई कर रहा है, तो क्या आएगा? सिंचाई सघनता, इरिगेशन इंटेंसिटी, ये इसका आंसर है। नीलिमा ए रॉन्ग आंसर है, तो बचे बी है ना, इसका आंसर बी आएगा। कुल कमांड क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक कुआं है, अब इस कुएं से पूरे गांव की सिंचाई हो जाएगी क्या? पूरे गांव में जितने किसान हैं सबके यहाँ एक कुएं से सिंचाई हो जाएगी क्या? जल्दी बताओ, यस नो? नो। तो ये जो कुआं है, मान लो इसकी क्षमता, इसमें जो पानी है उससे हम 10 हेक्टेयर को सींच सकते हैं, तो ये जो 10 हेक्टेयर है ये इसका क्या हो जाएगा? कमांड एरिया। आधे वाटरशेड वाले लोग हैं, पीछे क्वेश्चन नहीं देख पाया लक्ष्मीकांत, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना। समझे? ये उसका कमांड एरिया है। यार तुम लोग तो सब एमजी कोचिंग का नाम डुबा के मानोगे। एमजी कोचिंग का नाम डुबा के ही मानोगे। इस क्वेश्चन के आंसर से मेरा तो मन हो रहा कि अब आगे आपको नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा और अपनी बेइज्जती कराने से क्या मतलब है? आप तो नाम लोगे कि उनने पढ़ाया था। 2 या 3 लोगों ने सही आंसर दिया है केवल। पर्ल मिलेट। सबसे बड़े गधे तो वो हैं जिनका आंसर सुगरकेन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर धान वाले। इसका आंसर है बाजरा, क्योंकि यहां पर जल मांग पूछी नहीं है, ड्यूटी ऑफ वाटर पूछा है। और क्लियर ये बात बताई थी मैंने आपको कि जो ड्यूटी ऑफ वाटर है इसका वाटर रिक्वायरमेंट से उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसकी ड्यूटी ऑफ वाटर कम होगी। एग्जाम में भी ऐसे ही करके आओगे क्या? ऐसा हो तो बता दो।
तो मैं अभी से आपके हाथ जोड़ लूं कि साहब मुझे माफ कर दो। पढ़ने में गलती हो गई, यही तो गलती होगी एग्जाम में भी, पढ़ने में गलती हो गई, फालतू एक्सक्यूज देना मत यहां। पढ़ने में गलती हो गई, जल्दी, नेटवर्क प्रॉब्लम। नोट्स दे दो हमारे को, केवल टिपोड़े टाइप की हरकतें बंद करो कॉलेज वाली। यहां कुछ भी नहीं चलेगा कि पड़ोसी से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे, हाथ में लिख के ले जाएंगे। हाँ, ये 12th की एग्जाम समझ रहे हो? पीएटी के बच्चों को बिठा देंगे, तुम्हारा ज्यादा नंबर ले आएगा अगर ऐसी हालात आपकी है तो। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही उत्तर। 1901 क्या पढ़ा था हमने? प्रथम सिंचाई आयोग 1901 में बना, ऐसा कुछ पढ़ा था? वेरी गुड। जिन लोगों को पता है, ये स्वतंत्र भारत का पहला सिंचाई आयोग है और ये जो बना था ये आजादी के पहले का है। तो प्रथम सिंचाई आयोग पूछे और ऑप्शन में 1901 भी हो, 1972 भी हो, तो क्या लगाएंगे? 1901। समझे? लेकिन इस तरह के ऑप्शन आए तो 1972, और ऑप्शन में 1901 भी है और कह दे कि स्वतंत्र भारत का पहला सिंचाई आयोग, तो क्या लगाएंगे? 1972। 3 तरह से प्रश्न आ सकता है और तीनों में आंसर हमारे को सोच समझ के लगाना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत कर देना। वैसे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में आता है ये आता है नेगेटिव, ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल, है ना? नेगेटिव, उसी से ये ऊपर चढ़ता है। अगर हम देखें तो पानी क्या करता है? वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ वाटर जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं रूट में -0.06 है, जबकि ऊपर अगर आप देखोगे लिप्स में -8 है, और आगे बर्ड वगैरह में चले जाओगे तो -100 तक है। तो इस तरह से ये वाटर मूव करता है। तो इसका आंसर आएगा ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ेंगे। लेपा सिस्टम किससे रिलेटेड है? लो एनर्जी प्रिसिशन एप्लीकेशन। क्लियर है? कम ऊर्जा, तो यहां पर ड्रिप सिस्टम ऐसा है जिसमें कम एनर्जी लगती है ना? तो ड्रिप सिस्टम में एनर्जी कम लगती, क्योंकि पानी को बहुत दूर नहीं ले जाना है, पानी को धीरे धीरे बूंद बूंद पौधे के पास गिराना है, इसलिए लो एनर्जी इसी में लगती है। लेपा। क्या आंसर? बी रॉन्ग आंसर है जो भी दे रहा है। पहाड़ी मृदाओं का अगर पूछा जाए तो वहां पर आंसर आएगा एसिटिक। क्यों? क्योंकि वहां से जो साल्ट है उनकी लीचिंग हो जाती है, निच्छालन हो जाता है। लेकिन नहरों के किनारे हमने देखा कि नहर में जो पानी आता है उसके साथ बहुत सारे सॉल्ट आते हैं बहकर, और वाटर लॉग कंडीशन बनी रहती है। तो हमने जैसे देखा था कि जल निकास अगर खराब हो तो वहां भी जो साल्ट है ये धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और बाद में ये चेंज हो जाते हैं सोडियम आयन में, और मृदा हो जाती है क्षारीय। तो नहरों के किनारे वाली भूमि क्षारीय होती है। इसका आंसर करो। ये सारी प्रोसेस मालूम होती क्या है? हाँ, आंसर है ए। देखो, जो सारी प्रोसेस में होता क्या है, ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है सबसे पहले ये कन्वर्ट होती है
अमीन में, अमीन से अमोनियम में, अमोनियम से नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमीन में चेंज होना, इसे कहा जाता है अमोनिएशन, अमीनीकरण या अमोनिएशन इसे कहा जाता है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस को, इसको। और फिर इससे जब ये अमोनियम में चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। इसे अमोनिफिकेशन कहा जाएगा। और ये अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और यहां से नाइट्रेट में चेंज होने तक की जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। ठीक है, इसके बाद ये आया NO3 माइनस नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो गया, लेकिन यहां से नाइट्रेट की हानि N2 गैस के रूप में जब होती है, N2 गैस के रूप में इसकी जब हानि हो जाती है तो इसे कहा जाता है डी नाइट्रिफिकेशन। लॉस होता है यहां पर नाइट्रोजन का। समझे? ये चारों जो हैं प्रोसेस या इन चारों का मीनिंग क्या है ये समझना है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमीन में चेंज होना अमीनिएशन कहलाता है। फिर ये जब अमोनियम आयन में चेंज होता है तो अमोनिफिकेशन कहेंगे, है ना। जब ये नाइट्रेट में चेंज होता है तो नाइट्रिफिकेशन, और जब नाइट्रोजन के रूप में ये उड़ जाता है तब इसे कहा जाता है डी नाइट्रिफिकेशन। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक मतलब नाइट्रेट में चेंज होना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बता दो जरा। नमो बहुत तुक्के मारता है यार तू। इसका आंसर है डी, मटका विधि या पीचर मेथड। ये जो ड्रिप सिस्टम है ना, ड्रिप सिस्टम का ही ट्रेडिशनल वर्जन है ये। पुराने जमाने में जब इंजन मोटर ये सब नहीं थे तब ये पीचर मेथड को यूज करते थे। इसमें भी ऐसे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ड्रिप की तरह इसमें से भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल के प्लांट की रूट्स को मिलता है। इसलिए इसका आंसर है मटका विधि या पीचर मेथड। चलो इसका आंसर करना है जल्दी से। चारों उत्तर आ गए। एक ने जंगली मटर भी दे दिया, लेथाइरस। ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है। ये दो आंसर तो आ ही नहीं सकते। अब यहां पर ए और सी में कंफ्यूजन है। तो यहां बोला जा रहा है उपचार, त्वचा रोगों का उपचार क्योर करना है। तो त्वचा रोगों के उपचार में जो काम आता है वो है सत्यानाशी। सत्यानाशी आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसके जो बीज हैं उसका तेल त्वचा रोग के उपचार में काम में आता है। जबकि गाजर घास या पार्थेनियम के कारण त्वचा रोग होता है, होने के लिए जिम्मेदार है ना। इसके कारण एलर्जी, स्किन डिजीज होती है। लेकिन इसके बीजों का जो तेल है सत्यानाशी के, ये उपचार में काम आते हैं। लिखा है क्लियर, त्वचा रोग अगर उपचार नहीं आता, त्वचा रोग किसके कारण होता है तो हम बोलते हैं गाजर घास। फिर बात ये आ रही कि उपचार कौन करेगा, तो इसमें आया सत्यानाशी के बीजों का तेल। ठीक है, और ये कोई नहीं वाला आंसर
जो जिन लोगों ने किया, और एक आध ने जंगली मटर दे दिया। अब इनका तो भगवान मालिक है। चलो इसका आंसर करो। मेक्सिको से आया भाई मुकेश। चलो ये इसका आंसर तो सबको मालूम है, रिजिका बरसिम, अमरवेल, इन दोनों का घातक खरपतवार है ये अमरवेल। सब लोगों ने इसको देखा भी होगा। डी आंसर। एकीकृत या इंटीग्रेटेड, मतलब सारी मेथड को जब हम एक साथ यूज करेंगे तो इसको एकीकृत या इंटीग्रेटेड या समन्वित प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अभी आपका वीड साइंस हुआ है कि नहीं हुआ है? वीड वाला पोर्शन अभी हुआ कि नहीं आपका? नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। चलो इसका आंसर करो। चलो ज्यादा परेशान मत हो। ऑल ऑफ दीज, सभी को। बायो एजेंट का मीनिंग होता है जब बायोलॉजिकल कंट्रोल हम करते हैं वीड का, तो हम वीड के जो भी एनिमीज होती है, नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं, उनसे जब हम नियंत्रण करते हैं तो उन प्राकृतिक शत्रुओं को कहते हैं बायो एजेंट। इसमें रोग भी हो सकते हैं, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, सब पशु पक्षी भी हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल में पढ़ते हैं ये हम। जल्दी से बताओ इसका आंसर। बिल्कुल, सेल्फास। सेल्फास या इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम फास्फाइड। ये धूम्रक के काम में फ्यूमिगेंट की तरह इसको यूज करते हैं। रोडेंटिसाइड भी है ये एल्यूमिनियम फास्फाइड। इसका ट्रेड नेम सेल्फास है। क्या है भाई? चूहा का बी। बताओ जल्दी। सीड ट्रीटमेंट के लिए FIR ये सीक्वेंस है। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। कहां पर आया? ये है कवकनाशी, कीटनाशी, इसके बाद राइजोबियम। ये इसका क्रम है FIR। ड्रॉप्सी डिजीज, आर्जीमोन या सत्यानाशी, आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये बॉटनिकल नेम है उसका। उसके बीज गलती से खा लो, इसके बीज एकदम सरसों के समान होते हैं, सरसों के समान इसके बीज दिखाई देते हैं। और यदि गलती से अगर आपने सरसों समझ के इसके बीजों को खा लिया तो ड्रॉप्सी, या इस ड्रॉप्सी को जलोदर भी कहा जाता है हिंदी में, जलोदर, जलोदर रोग या ड्रॉप्सी। ठीक है, ड्रॉप्सी को जलोदर भी कहा जाता है। मिमिक्री वीड नहीं है अनिल मेवाड़ा जी। मिमिक्री वीड में बीज एक जैसे नहीं दिखते हैं, मिमिक्री वीड में पौधा एक जैसा दिखता है ना अनिल मेवाड़ा जी? मिमिक्री वीड में बीज एक समान नहीं होते बल्कि पौधे एक समान होते हैं। हेलो, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसका आंसर करना है आपको। देखो जरा, BSC की खोज हुई 1825 में
और डीडीटी की खोज हुई 1874 में। बट ये खोज हुई थी, पर कीटनाशी या ऐसा कहें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डीडीटी की खोजी गई थी 1939 में और बीएससी की खोजी गई 1944 में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे पहले खोजा गया, कीटनाशी ना लिखे तो आंसर आएगा बीएससी। कीटनाशी की अगर बात करें तो क्या आएगा? डिस्कवर हुई थी, और ये कब डिस्कवर हुए थे? फर्स्ट टाइम ये लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है डी। जल्दी बताओ, आपसे यही उम्मीद थी मेरे को। एक खेत ए है, एक खेत बी है। अगर हम देखें ए वाले खेत में खरपतवार की संख्या है 20 और बी वाले में है खरपतवार की संख्या 30। ए में कितनी है? 20 और बी में है 30। ए में नुकसान हुआ 3 क्विंटल का खरपतवार के कारण, और बी में नुकसान हुआ 2 क्विंटल का। तो ज्यादा घातक बी वाला खरपतवार है कि ए वाला? है ना, क्योंकि कम नुकसान पहुंचा रहा है। कम घातक है क्योंकि नुकसान ज्यादा पहुंचा। अरे जो ज्यादा की संख्या गिनोगे खेत में, खेत में खरपतवार की संख्या गिनोगे भाई, ये 100 हो भले ही, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हमें क्या करना? राम खिलाड़ी रावत अभी भी बोल, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो ज्यादा घातक। फसल की उपज जो घातक माना जाएगा। अक्ल के दुश्मनों, संख्या कितनी भी हो। अब देखो किसी ने कि ये पॉलिथीन सीट भी आंसर मल्चिंग लगा दी, आप बदलेंगे आंसर, सुधारेंगे। अरे भैया वो बोल रहा है कि ये मृदा में अधिक तापमान के लिए हम जो काम करेंगे उसको क्या कहेंगे, ये बोला है। मल्चिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। हाँ मल्चिंग करते हैं ये अलग बात है, लेकिन तापमान क्यों बढ़ रहा है बात उसकी चल रही है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो V25 to 40 बीजों की अंकुरन क्षमता समाप्त नहीं होती, तो क्या करते हैं गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में पानी दे देते हैं, सिंचाई करते हैं और फिर इसको पॉलिथीन से ढक देते हैं। अब पॉलिथीन के ढकने से क्या होता है, यहां पर मतलब सोलर ये यहां से अंदर तो जाएगी, ये अंदर चली जाएगी, लेकिन ये पॉलिथीन उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी।
ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको। और इसके कारण टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो जाता है। मतलब जो 45 से 48 था, अगर हम इसमें 1.5 के आसपास पहुंच जाता है। अब जो है इस टेम्परेचर पर उनका जर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। तो हमने सूर्य की उष्मा का, ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको कहा जाता है सॉइल सोलराइजेशन। सॉइल सोलराइजेशन, समझे? हेलो, वाह, हाँ, मल्चिंग। अब 1920 मत लगा देना, क्योंकि 1920 में ही क्वारंटाइन सुना था। 1920 नहीं, सॉरी 2020, कोरोना के कारण। ये क्या कारण था इसको स्टार्ट करने का? कि भाई विदेशों से कोई भी चीज हमारे देश में अगर आती है, मान लो कोई फ्लावर है, ये फूल लेकर आए, और इसके साथ अगर कोई से इंसेक्ट है, कोई डिजीज है, वो हमारे देश में ना आ जाए, इसके लिए क्वारंटाइन का नियम लागू हुआ था 1914 में। ओके, चलिए इसका आंसर करो। चलो ज्यादा परेशान मत हो, इसका आंसर है ए। सी आंसर, प्रवेश को रोकना, ये अलग चीज है। खेत में आ गया, उसका हमको नियंत्रण करना है, तो उसमें हमारे को क्या करना है? नासी कीट को नष्ट करना। ये पूरी तरह से नष्ट करना नहीं आएगा, हमको उनकी संख्या कम करना है ताकि वो हमें नुकसान ना कर पाए। समझ गए? इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करना है ताकि वो हमारे को नुकसान, हमारी क्रॉप को नुकसान ना पहुंचा पाए। उस प्रजाति को धरती से मत मिटा देना, नहीं तो पीछे पड़ जाओ कि नहीं इंसेक्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे, निपटा ही देंगे, है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। चलो जल्दी से बताओ। ये हमने सीड डॉर्मेंसी पढ़ी थी, क्रॉप में सीड पढ़ा था, तो इसमें आएगा अविना फतुआ। अविना फतुआ जो है, इसमें तीनों ही प्रकार की डॉर्मेंसी होती है। टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी, इन्फोर्स्ड, इनेट और इंड्यूस्ड, 3 तरह की होती है। बाध्य सुसुप्तावस्था, बाध्य मतलब जैसे मान लो अगर इसका जो सीड है मोर देन 5 सेंटीमीटर डीप में अगर आप बीज पड़ा है, इंसेक्ट ये इसका सीड अगर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो जर्मिनेट नहीं होगा। ये बी आंसर जो भी दे रहे रॉन्ग है गजेंद्र सिंह जी, है ना? 5 सेंटीमीटर से डीप अगर सीड पड़ा हुआ है तो आप देखोगे कि उसमें क्या हो जाएगा? वो जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसी सुसुप्तावस्था को इन्फोर्स्ड या बाध्य सुसुप्तावस्था कहेंगे। अब इन्नेट, इन्नेट का मतलब क्या हुआ? जन्मजात, जन्म से ही है। मतलब जैसे हमने देखा कि कोई सीड है, उसमें अगर जन्मजात ये है कि भाई एग्जांपल दे रहा हूं, आफ्टर 2 मंथ, ये एक एग्जांपल है कि ये 2 महीने बाद ही मान लो वो जर्मिनेट होगा, तो उसकी संतान में भी अगर ये गुण है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जन्मजात, इन्नेट। दूसरा क्या आता है? इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, प्रेरित इसे कहा जाता है। अब प्रेरित में क्या हो गया? प्रेरित में हमने कहा कि सॉइल का जो टेम्परेचर है, सॉइल में जो ऑक्सीजन का लेवल है, सॉइल में मॉइस्चर की बात है, ये सब चीजें जब रहती है तो इसे कहा जाता है प्रेरित या इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। 3 तरह की डॉर्मेंसी होती है, और ये तीनों ही डॉर्मेंसी अविना फतुआ, अविना फतुआ मतलब जंगली जई में पाई जाती है। ओके, समझ गए? चलिए बताओ जरा इसका आंसर।
वेरी गुड। ये सबको मालूम है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आर्थिक क्षति स्तर। वेरी गुड। चलो फिंगर लीफ डिफॉर्मिटी, फिंगर लीफ डिफॉर्मिटी सबको मालूम है जी, C2,4-D। बहुत ज्यादा ये जो है हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है 2,4-D कपास में और किसमें, टमाटर में भी। ठीक है, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।